Good evening, students. So, this is our lecture number 4 on the Bharati Sakshi Adhiniyam 2023. So, अगर आप मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं ये लेक्चर्स बनाता हूं इसके नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में पैरेलली अपलोड करते रहता हूं. तो यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप बाय फॉलोइंग द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन. आज एक बहुत ही छोटा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे. दैट इज़ गोइंग टू बी एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. ठीक है. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले लेक्चर में ना आपको उतनी क्लैरिटी नहीं आई है चीज़ों को लेके. ठीक है. तो इस लेक्चर में मैं एक प्रयास करता हूँ कि एक बार समराइज़ कर देता हूँ जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं. ठीक है. समराइज़ करके उनको कनेक्ट कर देता हूँ ताकि जो भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं with regard to any of the provisions that I've taught earlier, ठीक है, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं. इज इट क्लियर? तो एक बार ना हम अपने पुराने सेक्शंस जो अब तक हमने कंप्लीट कर लिए उसी को रेफर करते हैं और जो भी आपके अंदर डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हैं. ठीक है. देखिए, सबसे पहले हमने जो चीज़ पढ़ा था वो हमने पढ़ा था, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हाँ, सबसे पहले जो चीज़ हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फैक्ट के बारे में. ठीक है. फैक्ट जो है ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ ऑफ बीएसए के अंदर. एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ, फैक्ट कैन ओनली बी ऑफ टू टाइप्स, विच मीन्स फैक्ट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू ओनली. फर्स्ट इज mental fact. What is a mental fact? Mental or psychological fact. What is a mental or psychological fact? Any fact of which a person is conscious about. Is that clear? मतलब जैसे आपका motive, knowledge, intention, these are the facts of which a person is conscious about, and that's why we call them mental fact. Then the other one was physical fact. ठीक है. Physical fact क्या होते हैं? Something which is tangible in character. Something which can be perceived by senses of a human being. When a person is able to perceive something through his senses, it can be said that the particular fact is a physical fact. इतना आपको क्लियर है? ठीक है. देन उसके बाद हमने किया फैक्ट इन इशू. फैक्ट इन इशू इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी. फैक्ट इन इशू में हमने क्या समझा या फैक्ट इन इशू में क्या समझ में आया? हमें यह समझ में आया कि जब दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो जो भी सबमिशंस वो कोर्ट में देते हैं उसमें वो अपने फैक्ट इन इश्यूज रेस करते हैं. अपने फैक्ट इन इश्यूज में वो ये दिखाते हैं कि देखो मेरा कोई राइट था जो इस पर्टिकुलर पर्सन ने इन्फ्रिंज किया है, एंड जिस पर्सन पे एलिगेशन लग रहा है कि उसने राइट को इन्फ्रिंज किया है वो ये बताएगा कि सामने वाले इंसान का कोई राइट था ही नहीं. तो इस तरीके से दोनों ही पार्टीज अपने फैक्ट इन इशू को प्रेजेंट करेंगे. क्लियर हो गया फैक्ट इन इशू? फैक्ट इन इशू के बाद हमने समझा था इशू ऑफ फैक्ट. इसी के एक्सप्लेनेशन पार्ट में हमने इशू ऑफ फैक्ट को समझा था, जिसमें क्लियरली ये चीज़ कहा गया था कि जब कोई सिविल प्रोसीडिंग होती है तो बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 14 ऑफ सीपीसी जो ट्रायल कोर्ट होता है दे फ्रेम अ इशू ऑफ फैक्ट. वो इशू ऑफ फैक्ट कब फ्रेम किया जाता है? जब एक पार्टी कोई पर्टिकुलर एलिगेशन लगाती है और जब कोई पार्टी उस पर्टिकुलर एलिगेशन को डिनाई करती है तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट एक इंट्रोगेटिव इशू को रेस करता है, एक क्वेश्चन को रेस करता है. जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल से समझा था कि कोर्ट यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन रेस करेगा कि वेदर देयर एग्जिस्ट्स अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट. इशू ऑफ फैक्ट भी आपको क्लियर हो गया. ठीक है. और इसमें हमने ये भी समझा था कि जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है तो वहां पर चार्ज फ्रेम किया जाता है और जो चार्ज के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो फैक्ट इन इशू होते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मान लो थेफ्ट का ऑफेंस है तो थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ठीक है, प्लस मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी. So the prosecution will try to prove that the accused had the dishonest intention. ठीक है. Second, they will try to prove that the accused has moved the property. So this will be the fact in issue on the basis of charge of theft. ठीक है. This will be the fact in issue on the basis of the charge of theft presented by the prosecution. डिफेंस क्या बोलेगा? डिफेंस बोलेगा कि यहां पर इसका कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था इन मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी. ठीक है. या फिर डॉली इनकैपेक्स
ठीक है, मतलब 7 ईयर से बिलो एज का बंदा है, ठीक है, या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, एनी डिफेंस दे कैन रेज, सो दिस विल बी द फैक्ट इन इशू फ्रॉम द साइड ऑफ द डिफेंस। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया था। देन उसके बाद हमने अपनी डिस्कशन शुरू की थी रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर, ठीक है। रेलेवेंट फैक्ट में हमने क्या समझा था? हमने समझा था कि सेक्शन 4 से लेके 50 ऑफ BSA ये डिटरमाइन करता है that what facts will be legally relevant. Now what does this mean? This means, मैं आपको बहुत आसान शब्दों में चीज़ों को समझा रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि देखो, कोई भी अगर फैक्ट रेलेवेंट है तो ये तो बहुत क्लियर है कि वो पर्टिकुलर फैक्ट जो रेलेवेंट है इट विल बी लॉजिकली रेलेवेंट, ठीक है। बट जब वो सेक्शन 4 to 50 के अंदर फॉल करेगा, जब सेक्शन 4 to 50 बोलेगा कि ये लॉजिकली रेलेवेंट तो है बट ये लीगली रेलेवेंट भी है, ओनली देन उस पर्टिकुलर फैक्ट को हम लोग एडमिट करेंगे। इज दैट क्लियर? इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि एवरी लीगली रेलेवेंट फैक्ट इज लॉजिकली रेलेवेंट, बट इट इज नॉट ट्रू दैट एवरी लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट इज लीगली रेलेवेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज K की डेफिनेशन को रेफर किया जहां पे रेलेवेंट डिफाइन किया गया है, रेलेवेंट फैक्ट डिफाइन नहीं किया गया, वहां पे रेलेवेंट डिफाइन किया गया है। वहां पे रेलेवेंट टर्म को कैसे डिफाइन किया गया है? ऐसे डिफाइन किया गया है, एक बार आप देख लीजिए अगर आपको देखना है तो। यस, रेलेवेंट को कैसे डिफाइन किया गया है कि अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस अधिनियम रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तो रेलेवेंट कब होगा कोई भी फैक्ट? एक फैक्ट रेलेवेंट तभी होगा जब हम उसको कनेक्ट कर सके किसी ऐसे फैक्ट से जिसको इस पर्टिकुलर अधिनियम के अंदर, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर रेलेवेंट डिक्लेयर किया गया है। इतना आपको क्लियर हो गया? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। रेलेवेंट की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी फैक्ट है, ठीक है, दिस फैक्ट इन आइसोलेशन इज नॉट रेलेवेंट, ठीक है, बट व्हेन दिस फैक्ट इज कनेक्टेड टू सम अदर फैक्ट, ठीक है, when this fact is connected with the other in any a fact is said to be relevant to another when it is connected with the other in any of the ways referred to in the provision of this अधिनियम। So when this fact is connected to some other fact, ठीक है, the fact which is relevant, the fact which is relevant in the proceeding, or when this fact is connected to a fact in issue, then it can be said that this particular fact is relevant. Is that clear? और इसको आसान शब्दों में समझते हैं। कोई फैक्ट है, the fact in isolation is irrelevant, ठीक है, बट जब ये पर्टिकुलर अधिनियम, जब ये पर्टिकुलर एक्ट ये कह देता है कि ये पर्टिकुलर फैक्ट जो है आइसोलेशन में, तो ये कहीं ना कहीं कोई रेलेवेंस नहीं होल्ड करता, लेकिन बिकॉज अब इसको जब हम फैक्ट इन इशू से कनेक्ट कर दे रहे हैं तो इसकी रेलेवेंस आ जा रही है। सो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 4 till 50, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 4 till 50 दिस फैक्ट हैज बिकम रेलेवेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, थोड़ी चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल से क्या समझ लेते हैं? सपोज मान लो ए के ऊपर एक एलिगेशन लगता है कि उसने बी का मर्डर किया है, ठीक है, ए के ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि उसने बी का मर्डर किया है, ठीक है। अब प्रोसिक्यूशन ने अपने फैक्ट इन इश्यूज रेज किए बेस्ड ऑन द इंग्रेडिएंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑफेंस ऑफ मर्डर, ठीक है। डिफेंस की जब बात आई तो उसने अपने फैक्ट इन इशू में ये कहा कि ए बी का मर्डर कर ही नहीं सकता बिकॉज जिस जगह पर बी का जिस टाइम पर मर्डर कमिट हुआ है उस जगह पर ए तो प्रेजेंट था ही नहीं। अब इसको ना थोड़ा सा इसके प्रीवियस कंडक्ट से हम लोग कनेक्ट करते हैं। कैसे प्रीवियस कंडक्ट से? सपोज बी का जो मर्डर है ये कमिट हुआ था 1:15 पे, ठीक है। सपोज बी का जो मर्डर हुआ है, अगर हम दिल्ली के केस में समझे तो बी का मर्डर हुआ है रोहिणी में, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में बी का मर्डर हुआ है, ठीक है। ए जो था he was at 12:45 PM. At 12:45 PM he was in द्वारका, ठीक है। द्वारका और रोहिणी के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज अराउंड 60 किलोमीटर्स, प्रॉबेबली उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। द्वारका और रोहिणी के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 60 किलोमीटर का है, ठीक है। अब आप एक मुझे बात बताइए, दिल्ली के ट्रैफिक में इज इट ह्यूमनली पॉसिबल टू रीच रोहिणी फ्रॉम द्वारका?
विद इन 30 मिनट्स? नो। ठीक है, लेकिन ए 12:45 पे द्वारका में था, क्या ये फैक्ट इन आइसोलेशन, whether this fact in isolation is relevant? The answer is no. बट अब ए के ऊपर केस चल रहा है और फैक्ट इन इशू ये रेस किया गया, एलिगेशंस ये लगाए गए कि ए ने बी का मर्डर कमिट किया है। अब ये जो पर्टिकुलर फैक्ट था ये इन आइसोलेशन एकदम इरेलेवेंट था, लेकिन जब इसको हम इस फैक्ट इन इशू से कनेक्ट कर देते हैं कि वेदर ए हैज कमिटेड द मर्डर ऑफ बी और नॉट, तो वहां पर ये जो पर्टिकुलर इरेलेवेंट फैक्ट था इट बिकम्स रेलेवेंट। तो एक बार फिर से आप सेक्शन 21K को इस एग्जांपल के कंटेक्स्ट में समझिए। तो 21K क्या कहता है? 21K कहता है फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस अधिनियम रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, अब इस आइसोलेटेड फैक्ट को हमने फैक्ट इन इशू से कनेक्ट कर दिया है एंड दैट्स व्हाई दिस आइसोलेटेड फैक्ट हैज बिकम रेलेवेंट। क्या इस पर्टिकुलर फैक्ट की एविडेंस दी जा सकती है? यस, दे सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 7 BSA which not entirely talks about the plea of alibi। ठीक है, it does not entirely talks about plea of alibi, but इसमें इसी में alibi के बारे में बात किया गया है, डिफेंस ऑफ alibi के बारे में बात किया गया है। ठीक है, ओके, कैसे बात किया गया है वो हम लोग सेक्शन 7 के डिस्कशन में समझ लेंगे। तो 21 की आपको समझ में आ गया यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ में। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 बहुत क्लियरली ये बात कहता है कि अगर आपको एविडेंस देना है, ठीक है, अब मान लो एक फैक्ट था, उसको कनेक्ट कर दिया हमने एक फैक्ट इन इशू से और एक रेलेवेंट फैक्ट से, तो क्या हुआ? वो फैक्ट जो है वो मतलब कहीं ना कहीं रेलेवेंट बन गया केस के अंदर। इन आइसोलेशन उसकी कोई रेलेवेंस नहीं थी, लेकिन जब उसको कनेक्ट कर दिया हमने किसी रेलेवेंट फैक्ट से या फैक्ट इन इशू से, तो वहां पर वो एक रेलेवेंट फैक्ट बन गया। ठीक है, तो सेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर अब आपको एविडेंस किस चीज का देना है, सेक्शन 3 ये बताता है कि आप किस चीज का एविडेंस दे सकते हो। तो सेक्शन 3 ये कहता है एविडेंस सिर्फ और सिर्फ दिया जा सकता है ऑफ अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। और किस चीज का एविडेंस दिया जा सकता है? एविडेंस दिया जा सकता है ये शो करने का कि वो फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, और जो रेलेवेंट फैक्ट है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। इज दैट क्लियर? इसको अगर एग्जाम्पल में हम डालते हैं तो यहां पर सपोज इन्होंने जो डिफेंस था उन्होंने ये दिखा दिया कि 12:45 पर जो ए था ही वॉज इन द्वारका। ठीक है, प्रोसिक्यूशन ने ये एविडेंस दिखा के शो कर दिया कि नहीं 12:45 पर वो द्वारका में नहीं था, रैदर 1 बजे ही वॉज इन रोहिणी। ठीक है, मतलब मैं आपको बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझा रहा हूं। प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूव कर दिया कि जो एक्यूज्ड है एट 1 PM ही वॉज इन रोहिणी। ठीक है, अब अगर उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि दैट पर्टिकुलर एक्यूज्ड वॉज इन रोहिणी एट 1 PM थ्रू सीसीटीवी फुटेज प्रॉबेबली, ठीक है, तो वहां पर ये बेसिकली इन्होंने क्या किया? दे हैव गिवन एविडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रेलेवेंट फैक्ट। तो वेदर दिस पर्टिकुलर एविडेंस दैट द प्रोसिक्यूशन हैज गिवन, वेदर दिस पर्टिकुलर एविडेंस इज एडमिसिबल और नॉट, द आंसर इज यस। इज दैट क्लियर? मतलब सेक्शन 3 ऊपर यही कहता है कि आप एविडेंस दे सकते हो एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस शो करने की ऑफ अ रेलेवेंट फैक्ट और अ फैक्ट इन इशू। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई गेस सेक्शन 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि सेक्शन 168 का जो फर्स्ट प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि जो जजमेंट है, जो कोर्ट जजमेंट फॉर्म करेगा, वो जजमेंट इट मस्ट बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स ओनली, नॉट ऑन इरेलेवेंट फैक्ट्स। ठीक है, जिन भी फैक्ट्स को इस पर्टिकुलर अधिनियम ने रेलेवेंट डिक्लेयर किया है, सिर्फ उस ही के बेसिस पर आप अपना जजमेंट बेस करोगे। इज दैट क्लियर? देखिए क्या लिखा है, provided that the judgment must be based upon facts declared by this अधिनियम to be relevant and duly proved। मतलब क्या? यहाँ पे duly proved का मतलब क्या है कि भाई देखो मैंने एक फैक्ट असर्ट किया एलाबाई का, ठीक है, कि मैं तो उस जगह पे प्रेजेंट ही नहीं था और मैंने ये एलाबाई का जो फैक्ट था इसके लिए अब मेरे को एविडेंस देना है। तो सेक्शन 3 ये कहता है कि क्या ये एलाबाई का डिफेंस, क्या ये एक रेलेवेंट फैक्ट है? सेक्शन 7 कहता है यस इट इज़ अ रेलेवेंट फैक्ट, और सेक्शन 3 फिर आपको वहाँ पे इनेबल कर देता है कि इस रेलेवेंट फैक्ट का आप एविडेंस दे सकते हो। तो आप क्या करोगे? आप या तो ओरल या तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोगे। ठीक है, आप या तो ओरल या तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोगे। ठीक है, एंड ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे के अगर आपने ये चीज़ मतलब ये क्या है? देखिए ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? इसको हम कहते हैं प्रूफ।
आप प्रूफ दोगे एलाबाई का, और जब आप प्रूफ दोगे और ये प्रूफ अगर डिस्टॉर्ट नहीं हो पाता है, डिस्टर्ब नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब जो आपका एलाबाई का डिफेंस था इट इज ड्यूली प्रूव्ड। तो हम किसी भी फैक्ट को प्रूफ कैसे करते हैं? हम किसी फैक्ट को प्रूफ करते हैं बाय गिविंग ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इज दैट क्लियर? तो हम कब कहेंगे ए फैक्ट हैज बीन ड्यूली प्रूव्ड? जब उसको ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव कर दिया जाए। इज दैट क्लियर? ये भी आपको क्लियर हो गया ना? फिर हम आते हैं सेक्शन 141 के ऊपर। तो सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? व्हेन ईदर पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट, द जज मे आस्क द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव द एविडेंस इन वॉट मैनर द एलिज्ड फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रेलिवेंट। आप कहते हो कोर्ट में आके कि हमें इस पर्टिकुलर फैक्ट के एविडेंस देने हैं, तो कोर्ट आपसे ये सवाल कर सकती है कि अगर आप इस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव कर देते हो तो मुझे ये बताओ कि ये पर्टिकुलर फैक्ट हमारे केस में रेलेवेंस क्या होल्ड करता है। तो जज से क्वेश्चन कर सकता है, तो आपको वहाँ पे कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जिस पर्टिकुलर फैक्ट का हम यहाँ पे एविडेंस दे रहे हैं ये फैक्ट जो है इट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 4 till 50, ठीक है। एंड द जज शैल एडमिट द एविडेंस इफ इट थिंक्स दैट द फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रेलेवेंट एंड नॉट अदरवाइज। और जज भी तभी अलाउ करेगा आपको एविडेंस देने के लिए किसी फैक्ट का जब जज को आप सेटिस्फाई कर दो कि दिस पर्टिकुलर फैक्ट इफ ड्यूली प्रूव्ड वुड बी अ रेलेवेंट फैक्ट। इज दैट क्लियर? आई होप अब आपको इन सारे चीजों में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, दैट इज एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस and admissibility of fact, ठीक है, ओके। अब ये क्या है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट? पहले हम करेंगे एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। मैंने गलती से इसको यहाँ लिख दिया है, एक्चुअली मुझे पहले फैक्ट यहाँ लिखना चाहिए था, फिर यहाँ एविडेंस। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट की। क्या मतलब हुआ एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट का? उससे पहले हम समझते हैं कि एडमिसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। एडमिसिबिलिटी का मतलब यहां पर यह है दैट द थिंग इज अलाउड टू बी प्रूव्ड इन कोर्ट स्लैश एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट, ठीक है। हम ये कब कहेंगे अ फैक्ट इज सेड टू बी एडमिसिबल? जब वो पर्टिकुलर फैक्ट विल बी एडमिटेड, द फैक्ट विल बी अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, ठीक है। तो अब यहां पर एक सवाल मेरा आपसे है, ठीक है, बहुत बेसिक सवाल है लेकिन आप कंफ्यूज पक्का हो जाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट आएगा या फिर सबसे पहले एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस आएगा? अब आपको ये सवाल भी कंफ्यूज कर दिया होगा, मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं। सबसे पहले आप एविडेंस दोगे सबसे पहले आप एविडेंस दोगे या सबसे पहले आप फैक्ट को असर्ट करोगे? होप सो आपने कोई ओपिनियन ड्रॉ किया होगा। सबसे पहले आप फैक्ट को असर्ट करोगे, सबसे पहले आप फैक्ट को एडमिसिबल कराओगे। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। वही जैसे हमारा जो ए और बी का मर्डर वाला केस था, ठीक है, जहां पर यह कहा गया कि ए जो है वो प्ली ऑफ एलाबाई लिया कि भाई आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट द प्लेस, तो हाउ कम आई हैव कमिटेड द मर्डर, ठीक है, प्ली ऑफ एलाबाई लिया यहां पर। तो आपने सबसे पहले ये फैक्ट कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया कि मैं भाई मर्डर करूंगा कैसे जब मैं उस पर्टिकुलर प्लेस पर प्रेजेंट ही नहीं था, ठीक है। देन द कोर्ट विल आस्क यू कि हाउ कम योर प्रेजेंस, अगर तुम मतलब नहीं थे उस जगह पे प्रेजेंट या फिर तुम जिस भी जगह पे प्रेजेंट थे, ठीक है, तुम ये मतलब बताओ ये किस एंगल से रेलेवेंस होल्ड करता है हमारे केस में। द कोर्ट कैन क्वेश्चन यू, द कोर्ट कैन वेरी वेल क्वेश्चन यू दिस, ठीक है। अब आपने वहाँ बता दिया कि देखिए हम तो जिस जगह पे ऑफेंस कमिट हुआ है उससे लगभग 60-70 किलोमीटर दूर थे उस टाइम पे जब मर्डर कमिट हो रहा था या जो भी ऑफेंस कमिट हो रहा था, ठीक है, ठीक है। अब कोर्ट ने बोला हाँ देखो आपकी बात तो सही है, तो इसीलिए हम आपके फैक्ट को एडमिट करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस? एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस का मतलब एकदम सिंपल है कि जब एक फैक्ट एडमिट हो जाएगा, जब कोर्ट एक फैक्ट को एडमिट कर लेगी, ठीक है, देन यू कैन गिव एविडेंस ऑन द सेम, ठीक है, देन यू कैन गिव एविडेंस ऑन द सेम, ठीक है।
तो आपने यहाँ पर एक फैक्ट असर्ट किया, आपने बताया कोर्ट को देखिए ये फैक्ट जो मैं असर्ट कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर फैक्ट रेलेवेंट इन कैरेक्टर है। कोर्ट ने मान लिया ठीक है आपका जो फैक्ट है ये इस पर्टिकुलर केस से रेलेवेंट है, ठीक है। तो अब जब फैक्ट एडमिट हो जाएगा, जब कोर्ट मान लेगा कि यस दिस पर्टिकुलर फैक्ट इज रेलेवेंट, देन द कोर्ट विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव दैट पर्टिकुलर फैक्ट बाय एविडेंस, ठीक है। एंड व्हाट एविडेंस? थ्रू ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट को हम ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन ए relevant fact is duly proved, then it is called admissibility of fact, ठीक है, ठीक है। हाँ, और उसी फैक्ट को हम लोग को एडमिट कराने के लिए क्या देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा एविडेंस, ठीक है। और एविडेंस हम किस फॉर्म में देंगे? इधर ओरल फॉर्म में और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब मतलब देखिए ये लेक्चर मेरा बनाने का जो पर्पस था वो यही था कि आपको मैं बेसिकली एक प्रकार से सारी चीज़ रिवाइज करा दूँ, ठीक है, और जो भी आपको डाउट आ रहे थे दिमाग में इन सारे सेक्शंस को लेके वो क्लियर कर दूँ। तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बस एक चीज़ बता के ख़त्म कर रहा हूँ ये लेक्चर, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसमें डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेरा सजेशन ये है कि उसको बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक लैंडमार्क केस लॉ करने वाले हैं, दैट इज संतोष कुमार सिंह वर्सेस स्टेट थ्रू सीबीआई, ठीक है। इट इज 2010 सुप्रीम कोर्ट, 2 जज बेंच, ऑनरेबल जस्टिस HS बेदी वॉज द वन हु propounded द जजमेंट, ठीक है। ये बहुत ही लैंडमार्क, मतलब ये बहुत ही एक बड़ा जजमेंट है व्हेन इट कम्स टू इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट का सक्सेसर भारतीय साक्ष्य अधिनियम है और कोई बहुत लैंडमार्क सा चेंज इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, ठीक है। तो जो जजमेंट्स थे जो एविडेंस एक्ट पे अप्लाई होते थे वो पैरेलली BSA पे भी अप्लाई होंगे इफ़ द लैंग्वेज इज सेम। इज दैट क्लियर? अब संतोष कुमार सिंह केस क्या है, आई गेस वी शुड डिस्कस अबाउट द केस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ओनली। बट अगर आपको थोड़ा सा ग्लिम्स में दे दूँ तो इसका ग्लिम्स ये है कि देयर वॉज दिस गाय संतोष कुमार सिंह, ठीक है। ही was an ex-student of CLC DU, ठीक है। अब संतोष कुमार सिंह का दिल आ गया था एक लड़की के ऊपर, इसका नाम था प्रियादर्शनी, प्रियादर्शनी मट्टू, ठीक है। प्रियादर्शनी मट्टू के ऊपर इस बंदे का दिल आ गया था। सीन यहाँ पर ये हुआ था कि प्रियादर्शनी मट्टू जो है वो अभी करंट स्टूडेंट थी CLC की, ठीक है, और संतोष कुमार सिंह वॉज एन एक्स स्टूडेंट ऑफ CLC, दोनों ही लॉ के स्टूडेंट्स थे, ठीक है। उसके बाद लॉ कंप्लीट करने के बाद संतोष कुमार सिंह अपना LLM परस्यू कर रहा था ILI इंस्टीट्यूट से, जो ये सुप्रीम कोर्ट के पीछे है दिल्ली में, ठीक है, वहाँ से अपना LLM कर रहा था। अब इसको ये लड़की पसंद थी बहुत ज़्यादा और लड़की उसको बिल्कुल भाव नहीं दे रही थी, ठीक है। तो ये ना इसको बहुत इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया करता था, इसको परेशान किया करता था और ये इसको बिल्कुल भाव नहीं देती थी। इसके परेशान करने की वजह से प्रियादर्शनी मट्टू ने इसके अगेंस्ट में बहुत सारी पुलिस कंप्लेन भी की थी, जिसकी वजह से प्रियादर्शनी मट्टू को एक PSO अपॉइंट कर दिया गया था, एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर दे दिया गया था, क्योंकि ये संतोष जो है ना ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। एक्चुअली इसकी हरकत के इतना ज़्यादा बंदे के अंदर गट्स कैसे आ गए, इतने सारे केसेस हो रहे हैं फिर भी गट्स से इसको परेशान किया जा रहा है। इट्स बिकॉज इसका जो फादर था ना, ही वॉज एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ J&K पुलिस एंड उसका आई गेस ट्रांसफ़र होने वाला था दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में ट्रांसफ़र होने वाला था एंड ही वॉज अबाउट टू बिकम द कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो मतलब काफ़ी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। तो प्रियादर्शनी मट्टू थी, उसका एक PSO भी था और ये बंदा उसको बहुत परेशान करता था। मतलब इसने इसको इस एक्सटेंट तक परेशान किया था प्रियादर्शनी को कि जब ये केसेस की थी उसके अगेंस्ट में, तो इस बंदे ने क्या किया, इसने जाके कॉलेज फैसिलिटी में एक कंप्लेंट फाइल कर दी कि प्रियादर्शनी मट्टू जो है शी इज़ परस्यूइंग 2 डिग्रीज एट द सेम टाइम।
इसके फैक्ट्स मैं आपको बहुत से समझाऊंगा, बस अभी आपको कहानी बता दे रहा हूँ, ठीक है। ही सेड कि शी वॉज परसुइंग 2 डिग्रीज एट द सेम टाइम, ठीक है, कंप्लेन फाइल किया था, तो इनके बीच में चीज़ें चलती रहती थी, ठीक है। फिर अचानक से ऑन द फेटफुल डे एक दिन क्या हुआ था, 1996 की ये बात है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, जनवरी की बात है, जनवरी 1996 की बात है ये, ठीक है, 24 जनवरी आई गेस, ठीक है, हाँ शायद 24 जनवरी था, 24 जनवरी 1996 को क्या हुआ था एक्चुअली, नहीं 23 जनवरी 1996, ठीक है, इट वॉज 23 जनवरी 1996। इस दिन क्या हुआ था कि जो ये प्रियादर्शनी मट्टू थी, ठीक है, इसका पीएसओ घर नहीं आया था, जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर दिया गया था वो टाइम पे घर नहीं आया था। तो क्या हुआ, इसने अपनी कार ली, अपने पेरेंट्स साथ बैठी एंड अपने कॉलेज के लिए निकल गई थी। तो इसने पहले अपने पेरेंट्स को ना तीसरी कोर्ट पे ड्रॉप किया एंड देन शी वेंट फॉर अवर कॉलेज। जो इसका पीएसओ था वो डायरेक्टली कॉलेज ही आया था, ठीक है, डायरेक्टली कॉलेज आया था। फिर उसके बाद कॉलेज में जो पीएसओ था मतलब साथ में इसके वापस आया घर पे, ठीक है, देन दे केम बैक होम। घर आने के बाद क्या हुआ, लगभग ये 1:30 बजे घर आई थी, 1:30 बजे घर आने के बाद इसने पीएसओ को बोला, ठीक है, बोला नहीं बोला आई डोंट नो, पीएसओ जो है वो जो भी नज़दीकी पुलिस थाना था वहाँ चला गया था, ठीक है। और जो इनके घर में वर्कर्स थे वो भी अपना काम वाम करके खाना खाने चले गए थे, मतलब नहीं, जो इनका वर्कर था ना खाना खाने नहीं गया था, ये बेसिकली अपना एक कोई दोस्त था इसका, ठीक है, वो बगल वाली सोसाइटी में रहता था, उससे मिलने चला गया था। तो इसी टाइम पे ना ये बंदा आया था संतोष कुमार सिंह, ठीक है, इसको देखा भी गया था उसके प्रीमाइसेस में, प्रियादर्शनी मट्टू के घर के पास जो उसकी विसिनिटी थी वहाँ पे आसपास ये घूम भी रहा था, ठीक है। उसी बीच में ये बंदा आया, ठीक है, और उसने प्रियादर्शनी मट्टू के साथ शायद रेप भी कमिट किया था, ठीक है, रेप का ऑफेंस तो डिस्प्रूव हो गया था, ठीक है, उसका रेप किया था एंड देन जो हीटर वायर होता है ना, हीटर वायर, उससे उसको स्ट्रैंगुलेट कर दिया था, मतलब गला घोट के मार दिया था लड़की को, ठीक है। सो दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द केस। इसको बहुत डिटेल में हमें डिस्कस करना है क्योंकि इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है हमारे आगे के सेक्शन से, एंड मतलब दिस पर्टिकुलर केस इन इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। ये कई बार आपको पीटी में भी पूछ देता है, संतोष कुमार सिंह केस की रेलेवेंस इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, मैंने आपको थोड़ा बहुत फैक्ट्स के बता दिए, नेक्स्ट केस में और डिटेल में इसके फैक्ट्स को समझेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।